बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और दोस्तों दूर तलक पहुंच भी चुकी है क्योंकि ये बात जो है वो खाड़ी मुल्कों तक जा पहुंची है। जी हां दोस्तों, गुजरात इलेक्शन की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि गुजरात इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है और इसी चुनावी प्रचार प्रसार में देश के गृह मंत्री अमित शाह सबक सिखाने की बात करते हैं कि गुजरात दंगों में हमने सबक सिखाया है। और ये सबक सिखाने वाली बात जो है वो खाड़ी मुल्कों तक जा पहुंची है। कतर का जाना माना चैनल, कतर का जाना माना अखबार यानी कि अल जजीरा ने इस खबर को खुद अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट करते हुए अमित शाह के बयानों को कोट करते हुए लिखा है कि कैसे जो है उन्होंने लिखा है अपने बयान में कि हमने एक कठोर सबक सिखाया है। हालांकि ये अरबी में ट्वीट किया है, लेकिन इसका हिंदी में तर्जुमा करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए दोस्तों मैं आपको बता रही हूं कि अल जजीरा ने क्या पोस्ट किया है गुजरात दंगे को लेकर। उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए कि हमने उन्हें कठोर सबक सिखाया है। जो अमित शाह ने अपने बयान में कहा है वो इन्होंने कोट किया है और लिखा है कि भारतीय आंतरिक मंत्री ने 2002 में यानी कि गृह मंत्री ने 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घोषणा करके प्लेटफॉर्म का गुस्सा भड़काया है, जिसने 2000 से अधिक मुसलमानों के जीवन का दावा किया हुआ है। इस तरीके की जो है ये ट्वीट की गई है अल जजीरा की तरफ से। अब आप सोचिए दोस्तों कि गुजरात दंगे में जो किस तरीके की तस्वीरें देश ने देखी थी, दुनिया ने देखी थी, और एक बार फिर से ये तस्वीरों को ताजा किया गया है। इन तस्वीरों को फिर से लोगों के जहन में कुरेद कर लाकर रख दिया गया है गुजरात चुनाव में। जैसे जैसे चुनाव सिर पर आ रहा है और आखिरी वक्त में इस बाजी को जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा डोज जो है वो जनता के बीच डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है वो शुरू हो जाए। और इसी ध्रुवीकरण को ऐसा तुरुप का पत्ता फेंक दिया गया है जो हारी हुई बाजी को भी जीत में पलट देने की ताकत रखता है। वो है दोस्तों गोधरा की घटना, गुजरात दंगा 2002। गोधरा की घटना और उसके बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा को 20 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसको लेकर वोट मांगा जाता है, आज भी ध्रुवीकरण की बात कही जाती है, आज भी सवाल उठता है कि अब अचानक उन पुराने जख्मों को क्यों कुरेदा जा रहा है। क्या उन पुराने जख्मों को ताजा करना जरूरी है? क्या राजनीतिक दलों को ये तमाम बातें उठाकर लाना जरूरी है? सियासत के महीन जानकार इसका जवाब हाँ में देते हुए कहते हैं कि राजनीति का ना कोई चरित्र है और ना ही मजलूम लोगों की संवेदना से इनका कोई वास्ता है। उसका एकमात्र मकसद होता है कि हर तरीके से दंड फंद करके अपनी तिजोरी को वोटों से भरकर सत्ता पर आखिर कैसे काबिज हुआ जाए, इसके लिए हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। और यही कोशिश अमित शाह की तरफ से की गई, जो 2002 के दंगे की याद करके उन्होंने कहा कि हमने सबक सिखाया। दरअसल दोस्तों अमित शाह ने शुक्रवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया कि गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में 1995 से पहले अक्सर सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। कांग्रेस अलग अलग समुदाय और जातियों के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाती थी, जिससे दंगा भड़कता था। ऐसा अमित शाह अपनी रैलियों के माध्यम से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे दंगों के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। अमित शाह ने यह दावा किया कि गुजरात में यानी कि 2002 में दंगे इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों को लंबे समय तक कांग्रेस के समर्थन मिलने के कारण हिंसा में शामिल होने की आदत हो गई थी। राजनीति के लिहाज से बीजेपी के किसी नेता या देश के गृह मंत्री को विपक्ष पर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, पर सबक सिखाने वाला उनका ये बयान कानूनी लिहाज से भले ही कितना भी आपत्तिजनक हो, लेकिन ये बीजेपी के झोली वोटों से भरने में काफी मददगार साबित हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि वोट की झोली अगर भरनी है तो ऐसे ध्रुवीकरण की बात लोगों के सामने कर वोट बटोरने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे बीजेपी को पूरी तरीके से फायदा हो। तभी तो सोचिए 2002 दंगे जो 20 साल बीत चुके हैं उसको यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? क्यों ऐसे बयान देने की जरूरत थी कि हमने उन लोगों को, उन दंगाइयों को सबक सिखा दिया? शायद इसलिए क्योंकि अमित शाह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कहा है, क्योंकि साल 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद ऐसे तत्वों ने वो रास्ता यानी कि हिंसा को छोड़ दिया है, ऐसा अमित शाह अपने बयान में देते हुए नजर आए। वो लोग साल 2002 से साल 2022 तक हिंसा से दूर रहे हैं।
ऐसा अमित शाह अपने बयान में कहते हुए आए कि 2002 का दिन है और 2022 का दिन है जब दंगाई हिंसा से दूर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर गुजरात में स्थानीय शांति कायम की है। लेकिन अगर आप स्थानीय शांति कायम को देखेंगे तो गुजरात की सड़कों पर एक बार जरूर जाकर देखिए और उन मुस्लिम मोहल्लों में जाकर जरूर देखिए जहां पर आज भी गुजरात दंगे की डर से मुसलमान डरते हैं, खौफ खाते हैं। वो कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ उनके चेहरों से नजर आ जाता है कि कैसे जो है गुजरात दंगे को याद करके भी आज वहां के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर हुई थी। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान गई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करूं, मैं बार बार आपको बताती हूं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उन दंगों में अलग अलग आंकड़े पेश किए गए अलग अलग चैनल के जरिए। कोई लिखता है 700, कोई लिखता है 800, तो कोई लिखता है कि 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए थे इस हिंसा में। 223 लोग लापता हो गए और 2500 लोग घायल हो गए थे इस दंगे में। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जला दिया गया था, नुकसान हुआ था। इनमें ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम समुदाय से थी। अमित शाह अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 की तरह सालों तक राम मंदिर के मुद्दे को उलझाए रखा, कभी सेशन कोर्ट में तो कभी हाई कोर्ट में और कभी सुप्रीम कोर्ट में। जब मोदी सरकार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन बिना खून फसाद के हुआ, बिना एक बूंद बहाए हुआ, बिना खून की नदियां बहाए मोदी सरकार ने जो है राम मंदिर को खड़ा कर दिया और उन्होंने पूरी तरीके से जो है एक ही बार में सारे कोर्ट का निपटारा कर दिया। अब आप सोचिए कि कोर्ट कचहरी के बारे में भी ऐसे दावे कर दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों आप सबको पता है कि कोर्ट कचहरी का जो हमारे देश में कानून पेचीदे में जो भी कोई मामला होता है तो उसमें सालों साल जो है वो फंस जाते हैं, पेचीदा मामला हो जाता है, लंबा खिंचता है। लेकिन अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो 1 साल के बाद ही राम मंदिर का जो उद्घाटन है, शिलान्यास है, जो नींव है वो रख दी गई। राहुल बाबा मुझे ताना मारा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 1 जनवरी 2024 का टिकट बुक कराते हैं तो वहां गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और 2024 में राम मंदिर बनाकर भव्य मंदिर तैयार करने का ये दावा खुद अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 में गगनचुंबी इमारत खड़ा करके हम देश को और देश की लोगों को और विपक्ष को दिखाएंगे कि हमने राम मंदिर बनाया है। तो दोस्तों देखिए कि 2022 में गुजरात में इलेक्शन है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर दी गई है। और उसकी तैयारी में अमित शाह ने गुजरात में बिगुल भी फूंक दिया है कि अगर आप टिकट कटाएंगे तो 1 जनवरी को आपको भव्य मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि ये जो बात बोल रहे हैं उसकी जो भनक है, उसकी जो लहर है, उसकी जो चपेट है वो कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा शायद अमित शाह साहब ने नहीं लगाया था। इसलिए अमित शाह साहब को ये जानकारी दे दे कि अब ये मामला अल जजीरा ने भी छापा है और कहा है कि जो सबक सिखाने की बात अमित शाह ने कही थी वो क्या कहना चाह रहे थे, वो किस बेसिस पे कहना चाह रहे थे। क्या मुस्लिमों को मारकर सबक सिखाया गया है? ये तमाम सवाल बार बार लाकर सामने रखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अल जजीरा ने अमित शाह के बयान को पूरा कोट करते हुए अरबी में ट्वीट किया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और बताया है कि कैसे अमित शाह ने अपने बयान में कहा है कि हमने सबक सिखा दिया है। और इसी खबर को तमाम लोग भारत में शेयर कर रहे हैं और लिख बोल रहे हैं कि देखिए अमित शाह कैसे अपने ही बयान में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे नुपुर शर्मा फंसी थी और उस वक्त बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना पलड़ा झाड़ लिया था। क्या अमित शाह के बयान से बीजेपी पलड़ा झाड़ेगी? क्योंकि गल्फ कंट्री में जब आवाज उठने लगती है तो बीजेपी को जरूर चोट लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि गौरव नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि तो क्या अब अरब देशों की नाराजगी के बाद अमित शाह को भी नुपुर शर्मा की तरह फ्रिंज एलिमेंट बताकर बीजेपी पार्टी से बाहर फेंक देगी? यानी कि ये सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह जो बयान देते हुए नजर आए हैं, सबक सिखाया है, उसमें क्या अमित शाह को बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट का टैग देकर बाहर करेगी? क्या अपने ही गृह मंत्री को, जिन्होंने गृह मंत्री का पद दिया है, उससे उनको बाहर निकाल कर फेंका जाएगा? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं ये ट्वीट्स के जरिए।
आगे डंकापति नाम का एक पेज है दोस्तों, वो ट्वीट कर रहा है कि इस चैनल पर ईडी की रेड नहीं डल सकती क्या, यानी कि कतर का जो अल जजीरा है उस पर क्या रेड नहीं डल पाएगा। हालांकि नहीं डल पाएगा क्योंकि ये गल्फ का चैनल है और यहाँ पर बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे मजे लिए जा रहे हैं। आगे नवीन शाही नाम के यूजर लिखते हैं कि डंका फिर बजा, यानी कि जो अमित शाह ने बयान दिया है वो खाड़ी देशों तक जा चुका है, अरब और गल्फ कंट्री तक पहुंच चुका है। आगे दोस्तों आपको बता दें कि एक और यूजर हैं, इनका नाम है आदित्य सहगल, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कम से कम देश के गृह मंत्री को इस तरह के बयान देकर देश की लोकतांत्रिक छवि को केवल चुनावी फायदे के लिए खराब नहीं करना चाहिए। चुनाव का क्या, वो तो होते ही रहते, आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव में इस तरीके का बयान देकर जो लाइमलाइट है उसको बटोरने के चक्कर में अमित शाह गल्फ कंट्री के नजरों में आ गए हैं, फिर से वहां पर खबरें छपने लगी है। आर जायसवाल लिखते हैं कि विदेशी मीडिया ने मुद्दा उछाल दिया है, अब विदेशी मीडिया इस पर पूरी तरीके से जो है अपनी बात रखने में जो है वो नजर आ रही है। दोस्तों हालांकि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने भी अमित शाह के इस बयान को उठाया और पूछा कि कौन सा सबक सिखाया था, आप बताइए देश की जनता को, देश की आवाम को कि आपने आखिरकार कौन सा सबक सिखाया है। ओवैसी ने दोस्तों एक चुनावी सभा में ये बात और ये मुद्दा उठाते हुए बीजेपी से सवाल पूछा था कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को आप छोड़ देंगे, एहसान जाफरी का कत्ल किया गया, ये सबक बीजेपी ने सिखाया। हालांकि मैंने एक और वीडियो में से पहले भी द नेशन पर बताया था दोस्तों और सवाल पूछा था गृह मंत्री से कि आप बताएं कि किसको सबक सिखाया है, कौन से वो लोग हैं जिनको आपने सबक सिखाया है। और एक बार ये मुद्दा फिर से गल्फ कंट्री में बनता हुआ नजर आ रहा है, देश की तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उसको ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ ये ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया जा रहा है जो गल्फ कंट्री की तरफ से किया गया है शेयर, और उस पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब अमित शाह का नंबर आ गया है, जैसे नुपुर और नवीन का नंबर आया था, क्या वो गल्फ कंट्री के सामने अपनी बातों को किस तरीके से पेश करेंगे जो गल्फ कंट्री के अखबारों के जरिए छापा गया है, प्रसारित किया गया है, प्रचारित किया गया है। और पूछा जा रहा है कि अमित शाह जो है वो किस बिना पर ऐसा बयान देकर निकल गए। हालांकि दोस्तों भारतीय मीडिया की इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि वो इन तमाम सवालों पर जो है रिएक्ट करे, वो अमित शाह से सवाल पूछ पाए, वो नहीं पूछेगी। उनका बस एक ही मोटिव होता है, एक ही नैरेटिव होता है कि आका के सामने किसी भी तरीके से नंबर बनाना, और नंबर बनाने के चक्कर में वो ऐसे गंभीर मुद्दे और संगीन मुद्दे को नहीं उठाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या लगता है, जो गल्फ कंट्री तक ये आवाज गई है, कतर का जो चैनल है अल जजीरा, वो इस मुद्दे को लेकर पूरी प्रमुखता से छापता हुआ नजर आ रहा है, आप उस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि गल्फ कंट्री के दबाव में बीजेपी कोई एक्शन लेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।